स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पे आप किसी भी क्लास या किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप उस पर सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो हेडिंग है वो है क्लास 12th का जो हिंदी है बिहार बोर्ड का, उसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 27 चैप्टर हैं और लाइन बाय लाइन हम सभी चैप्टर के एक एक वर्ड का पिक्चर के साथ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें जो भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको भी समझेंगे और इससे संबंधित चैप्टर वाइज जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। आप लोग क्लास 10 से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट अगर चाहते हैं पढ़ना तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां से आप सभी विषय की जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारा जो वीडियो है, अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो पार्ट वाइज होता है, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जैसा कि ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3। तो इसका हर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप जुड़ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। पहला दिन था इसलिए हमने सोचा थोड़ा कुछ बता दें। आगे से डेली हम लोग पढ़ाई करेंगे। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। क्लास 12th का जो ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत। इसके लेखक का नाम है बाल कृष्ण भट्ट। जो आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हैं बाल कृष्ण भट्ट जी का ये पिक्चर है। इन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा है जिसका नाम है बातचीत। क्या नाम है? बातचीत। आप लोग ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं होंगे जो किसी से कभी बात न किए हों या किसी से बात नहीं करते हैं। एक गूंगा व्यक्ति भी है, वो भी किसी न किसी से बातचीत करता है। बस बातचीत करने का उसका जो तरीका होता है वो आम आदमी से अलग होता है, यानी कि वो इशारों में बात करता है, लेकिन बातचीत होती है। तो बातचीत का क्या रूल होना चाहिए, बातचीत के क्या नियम होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग लेखक का परिचय पढ़ेंगे आज के क्लास में और उसके बाद पार्ट 2 से हम चैप्टर को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेखक का परिचय। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया हुआ है कि इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 23 जून 1844 को। आपको अपने बोर्ड का एग्ज़ाम अगर देना है अच्छे तरीके से तो हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अंडरलाइन करते चलिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा है जन्म, तो जन्म है 23 जून 1844। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बातचीत पाठ के जो लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट जी, उनका जन्म कब हुआ है? तो आप कहेंगे 23 जून 1844 को हुआ है। फिर है निधन यानी कि मृत्यु। उनकी मृत्यु कब हुई है? तो मृत्यु हुई है 20 जुलाई 1914 को। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोनों, इसको ज़रूर याद रखिएगा आप लोग कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। निवास स्थान जो है वो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जिसको प्रयागराज भी कहा जाता है। इलाहाबाद को प्रयागराज भी कहा जाता है। फिर है माता पिता, तो माता का नाम है पार्वती देवी एवं पिता का नाम है
बेनी प्रसाद भट्ट। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं कि इनके माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, इनका जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये सारी चीज़ ऑब्जेक्टिव हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर रहेगा। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मंत्र में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। यानी पिताजी जो थे एक बिजनेसमैन थे, व्यापार करके अपना परिवार चलाते थे, लेकिन माँ एक पढ़ी लिखी महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी को मंत्र, संस्कृत में मंत्र सिखाई और संस्कृत के प्रति इनका जो रुचि, जो इनका इंटरेस्ट था, वो लालसा जगाई पढ़ाई के क्षेत्र में। तो कौन? तो उनकी माताजी थी पार्वती देवी। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। जैसा भी आपको वीडियो लगे, अच्छा बुरा दोनों प्रकार का कमेंट आप कर सकते हैं। आगे है शिक्षा। अगर बात करें हम शिक्षा की, तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि उनकी माँ उनके अंदर पढ़ाई को लेकर लालसा जगाई थी, तो संस्कृत का अध्ययन उन्होंने 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। प्रयाग, मैंने अभी कहा कि इलाहाबाद को प्रयागराज भी कहा जाता है, तो यानी इलाहाबाद की बात हो रही है। तो 1867 की बात है। उस समय प्रयागराज में एक मिशन स्कूल था। उस मिशन स्कूल में इन्होंने एंट्रेंस का परीक्षा दिया था। एंट्रेंस का परीक्षा का अर्थ होता है कि मतलब जैसे कंपटीशन होता है ना, कि किसी भी बड़े कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक कंपटीशन देना पड़ता है। अगर आप उस कंपटीशन में पास करेंगे तो उस कॉलेज में, ये स्कूल में आपका नाम लिखा जाता है। एक प्री टेस्ट है ये। जैसे कि बनारस में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यानी BHU या CHS, तो इन सब में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी। वैसे नियम तो सब में है, लेकिन जो बड़े बड़े जो नामी है वहाँ पे थोड़ा खास स्ट्रिक्ट रूप से एग्ज़ाम लिया जाता है और एग्ज़ाम के बाद ही किसी को एडमिशन दिया जाता है। बात करें अगर वृत्ति की, 6 नंबर जो वृत्ति है, मतलब कि कहाँ से इन्होंने कमाया, क्या क्या कमा करके अपने परिवार को चलाया, कैसे इनके परिवार का भरण पोषण हुआ। तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन, यानी प्रयागराज में एक मिशन स्कूल है, तो वहाँ पे इन्होंने 1869 से 1875 तक करीब करीब इन्होंने पढ़ाने का काम किया उसी मिशन स्कूल में जहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की थी। 1885 में प्रयाग के CAB में संस्कृत का अध्यापन, 1885 में इलाहाबाद में ही CAB कोई कॉलेज है जहाँ पर उन्होंने संस्कृत पढ़ाया। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। यानी प्रयागराज में एक इंटर कॉलेज था, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज, तो वहाँ पे ये पढ़ाने का काम तो किए, लेकिन इनका स्वभाव जो था वो थोड़ा उग्र टाइप का था। उग्र का अर्थ हुआ ना, मतलब गुस्सा टाइप के थे, होते हैं ना कोई मास्टर साहब बड़ा बड़ा गुस्सैल होते हैं, मार के पिठौस फाड़ देते हैं, जबकि ऐसा टीचर को होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है, हर किसी का स्वभाव अपना अपना होता है। वैसे तो आजकल सरकार इस पे बैन लगा दी है कि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई पनिशमेंट नहीं देना है। तो ये उग्र स्वभाव के थे, जिसके चलते इन्होंने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। उसके बाद इन्होंने केवल पूरा जीवन लेखक का ही काम किया है। उसके बाद से है विशेष परिस्थिति। तो पिता के निधनोपरांत, निधनोपरांत का अर्थ होता है निधन के उपरांत, यानी मरने के बाद, पैतृक व्यापार यानी पिताजी का जो व्यापार था संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना, यानी कि घर में झगड़ा हो गया कि बाबूजी के बिजनेस को कौन संभालेगा। होता है ना कि मान लीजिए कि बाबूजी का कोई परचून का दुकान है या किराना दुकान है, कोई भी दुकान ले लीजिए, तो वहाँ पे जब 2 बेटे होंगे 3 बेटे होंगे तो हर कोई चाहेगा कि बिजनेस मुझे मिल जाए, क्योंकि कोई तो एक ही आदमी काम कर सकता है। तो इस चीज़ को लेके गृह कलह यानी घर में कलह लग गया, झगड़ा लग गया। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे।
पैतृक घर यानी पिताजी का जो बनाया हुआ घर था, जैसे कि आप लोग हैं तो आपके भी पिताजी कोई ना कोई घर बनवाए होंगे, तो वो पैतृक घर कहलाता है। तो पैतृक घर को इन्होंने छोड़ा और घोर आर्थिक संकट का सामना किया। घोर आर्थिक संकट, घोर मतलब होता है बहुत अधिक, और आर्थिक संकट का अर्थ है मतलब पैसे की तंगी, यानी कि रुपया पैसा की काफ़ी दिक्कत था। फिर भी उसका इन्होंने हिम्मत से काम लिया, सामना किया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। इन्होंने साहित्य का काम कभी नहीं छोड़ा, लेखन का काम कभी नहीं छोड़ा था। तो आप याद रखेंगे, पिताजी के मरने के बाद इनके घर में गृह कलह हुआ, जिसके चलते ये घर छोड़ दिए और कई समस्याओं को झेलते हुए साहित्य से जुड़े रहे। आगे है रचनात्मक सक्रियता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम आप जरूर सुने होंगे, आगे उनका हम पिक्चर दिखाएंगे आपको। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक प्रयाग में एक सभा का संगठन बनाया था जिसका नाम था हिंदी वर्धिनी सभा। उसमें इन्होंने 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। मासिक पत्र का अर्थ होता है जो महीना में एक बार आए। जैसे एक होता है कि डेली का डेली अखबार आता है, हिंदुस्तान हो गया, प्रभात खबर हो गया, ये सब। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो महीना में एक बार आते हैं, कुछ साप्ताहिक होते हैं जो सप्ताह में एक बार आते हैं। तो इन्होंने मासिक पत्र शुरू किया था, उसका नाम था प्रदीप नामक, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र। इसको याद रखिएगा। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। कितने सालों तक चलाए थे? 33 वर्ष तक। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, 33 वर्ष तक। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। यानी जो भी ये निबंध लिखते थे वो या तो किसी सामाजिक मुद्दे पे होता था या किसी साहित्य पे होता था। नैतिकता की बात होती थी। नैतिकता का अर्थ क्या होता है? मतलब कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम ऐसा क्या करें जो सही है, ऐसा क्या करें जो गलत है। तो वो सारा चीज़ जो होता है वो नैतिकता कहलाता है। राजनीतिक विषयों पर भी निबंध लिखते रहे। मतलब ये 4 टॉपिक, सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक और राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों पर हमेशा निबंध लिखते रहे, चाहे निबंध जैसा भी हो। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा मतलब उसकी पूरी तरह से जानकारी ली वेदों की। जैसा कि आप लोग जानते हैं 9th क्लास के संस्कृत में 4था चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, चत्वारो वेदा, 4 वेद। वेद जो होते हैं वो 4 हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो इन 4 वेदों की इन्होंने समीक्षा की, उसकी जानकारी हासिल की। 1866 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। आलोचना मतलब होता है शिकायत और कठोर आलोचना मतलब होता है बहुत अधिक शिकायत। यानी कि बहुत अधिक अगर किसी का शिकायत कर दिया जाए तो वो कहलाता है कठोर आलोचना। तो इन्होंने जो आलोचना किया था वो किसका किया था? श्री निवास दास, लाला श्रीनिवास दास। उन्होंने एक कहानी लिखा जिसका नाम था संयोगिता स्वयंवर, उसका इन्होंने कठोर आलोचना की थी। और कब की थी? तो 1886 में। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। यानी कि जब मृत्यु का टाइम था उससे कुछ साल पहले एक व्यक्ति हैं श्याम सुंदर दास, उन्होंने काशी में आमंत्रित किया। काशी जिसको बनारस कहा जाता है, आज उसे हम लोग वाराणसी कहते हैं, लेकिन फिर भी लोग काशी का नाम यूज करते हैं। तो काशी में इनको श्याम सुंदर दास जी ने बुलाया था हिंदी शब्दकोश के लिए, मतलब हिंदी का डिक्शनरी लिखने के लिए। तो वहाँ पे तो ये गए थे, लेकिन अच्छा व्यवहार मतलब वहाँ पे इनको नहीं लगा श्याम सुंदर दास जी का, जिसके चलते इन्होंने
वहाँ का काम छोड़ दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ज़रूर दबाइए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का कमेंट देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है और मन करता है कि हम लगातार वीडियो बनाते रहें। आप लोग उसमें अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तो मैं नया नया हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, हर दिन कुछ नया सीखता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर हम बात करें रचनाओं की, तो रचनाओं का अर्थ क्या हुआ कि मतलब इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले क्या है, उपन्यास है। तो इन्होंने उपन्यास लिखा, जिसमें पहला उपन्यास है रहस्य कथा, दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी, तीसरा है 100 अजान एक सुजान, चौथा है गुप्त बैरी, पांचवा है रसातल यात्रा, छठा है उचित दक्षिणा, सातवां है हमारी घड़ी और आठवां है सद्भाव का अभाव। ये 8 इनकी रचनाओं में उपन्यास है। उपन्यास जो बड़ी बड़ी कहानियाँ होती है ना, उनको हम लोग उपन्यास कहते हैं। जैसा कि आप सीरियल देखते होंगे या धारावाहिक देखते होंगे, खास करके लड़कियां ज़्यादा देखती हैं और लड़के साउथ का फिल्म देखते हैं, मैच देखते हैं, ये सब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों की मैं बातें करता हूँ, मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूँ, तो मुझे इतना पता है कि बच्चे किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। तो जो सीरियल होता है, उपन्यास उसी को कहते हैं। जो धारावाहिक है, जो जल्दी ख़त्म ना हो, ऐसी कहानी जो जल्दी ख़त्म ना हो, चलती रहे काफ़ी समय के बाद समाप्त हो। और कहानी जो है वो छोटी सी कहानी होती है, यानी कि फिल्म के जैसे होती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। अब इसमें से आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है कि आपसे कहा जाएगा कि नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास किनकी लिखनी है या किसने लिखा है। तो आपको याद रखना होगा कि बाल कृष्ण भट्ट जी ने नूतन ब्रह्मचारी लिखा है। अब मैंने नूतन ब्रह्मचारी को कहा, इसका अर्थ ये नहीं कि नूतन ब्रह्मचारी ही क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि 100 अजान एक सुजान, रसातल का यात्रा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ऐसे जो भी 8 जो ये उपन्यास दिए गए हैं, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है और आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। सो आप सबको याद रखें। थोड़ा सा टफ लगेगा कि कितना कितना याद करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो नंबर ला सकेंगे। नंबर लाने के लिए आपको मेहनत करना होगा, टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद है, उपन्यास के बाद इन्होंने लिखा है नाटक। अब नाटक क्या क्या लिखा है, तो बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखे हैं। जैसे पहला है पद्मावती। पद्मावती फिल्म आपने देखा होगा, रणवीर सिंह, संजय दत्त और वो जो है इसमें दीपिका पादुकोण, ऐसे करके लोग काम किया इस पर, आपने देखा होगा, अच्छी मूवी है, देखिएगा जरूर। किरातार्जुनियम, वेड़ी संहार, शिशुपाल वध। शिशुपाल वध जो है, आप अगर महाभारत देखे होंगे तो भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। उसने 100 गलतियाँ, भगवान कृष्ण ने उसको वरदान दिया था कि अगर तुम 100 गलतियाँ करोगे ना तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन 100 गलतियों से अधिक गलती किया तो मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगा। और उसने 100 से अधिक गलतियाँ की, मतलब भगवान कृष्ण की बेइज्जती किया, जिसके चलते उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। नल दमयंती एंड दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम की एक नकल, बृहनल्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दुर्देशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, ये सभी उनके क्या है, नाटक है। अगर मैं बात करने लगूं तो सब कोई ना कोई किसी हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल ये स्टोरी है। अगर सबकी कहानी कहूँ तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग कहेंगे सर चैप्टर से अलग अगर कुछ एक्स्ट्रा बताने लगे। हाँ, अगर आपका मन करता है कि नहीं हम कहानी सुनना चाहते हैं, शिशुपाल वध की कहानी क्या है, पद्मावती की कहानी क्या है, दमयंती स्वयंवर या सीता वनवास, यानी कोई भी टॉपिक पे, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे है
प्रहसन, इन्होंने कुछ प्रहसन भी लिखे हैं। जैसा काम वैसा परिणाम, ये इनका पहला प्रहसन है। दूसरा है नई रोशनी का 20। तीसरा है आचार विडंबन। उसके बाद इन्होंने निबंध भी लिखा है। निबंध यानी कि लेख, 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण, लगभग 1000 से ऊपर इन्होंने निबंध लिखा है, जिसमें से 100 गो से ऊपर जो हिट है। होता है ना कि फिल्म हीरो सब बनाते हैं, लेकिन सब फिल्म नहीं न चलता है, कोई कोई चल जाता है। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। आगे है बालकृष्ण भट्ट, आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक हैं। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य हैं, यानी सबसे आगे हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपनी प्रगत प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया हुआ है। मतलब बात किया जाए अगर हिंदी के क्षेत्र में, तो हिंदी के क्षेत्र में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ये जो कवि हैं, ये भारतेंदु युग के कवि हैं, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उस टाइम के ये कवि और लेखक रह चुके हैं और बड़े ही शानदार लेखक और कवि रह चुके हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, सो यहीं पे इसको हम समाप्त करते हैं और बाकी जो भी इसका बचा हुआ है परिचय, उसे हम अगले पार्ट में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मुझे कोई भी वीडियो कोशिश करना है 20 से 25 मिनट के बीच ही रहे, ऊपर ना जाए। तो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में और इसको कंप्लीट करते हैं। और इसके बाद से जो भी आप देखेंगे, चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे पीछे जितने भी वीडियो होंगे सबको अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।